नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संसद की सक्रियता जरूरी। दैनिक भास्कर। हथियारबंद क्रांति का प्रोजेक्ट अब अपने खात्मे की ओर है। अभय कुमार दुबे। शहरी विकास का सही तरीका। दैनिक जागरण। संकुचित संवेदना जनसत्ता। भारत और पीओके। राष्ट्रीय सहारा। चिंता और मुद्दों का समाधान। हर्ष रंजन। स्व सुधार को न्यायपालिका नाना बोले हिंदुस्तान। अब संपादकीय विस्तार से। भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में संसद की सक्रियता जरूरी। दैनिक भास्कर। भ्रष्टाचार के मामलों में देश की संस्थाएं, खासकर संसद जैसे राजनीतिक राजकीय संस्था अब जब सक्रिय भूमिका में आती है तो खुशी होती है। राज्यसभा के सभापति ने जो एससी और उसके कॉलेजियम के वर्चस्व के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलते रहते हैं, तारीफ करते हुए कहा कि जज के कर मिले नोटों के बंडल के मामले में पारदर्शिता से कदम उठाए गए, लेकिन सर्वदलीय बैठक में विपक्ष मौन रहा क्योंकि जज को हटाने की संसदीय पहल की जगह सभापति ने कॉलेजियम सिस्टम हटाने पर चर्चा शुरू कर दी, यानी फिर से जजों की नियुक्ति सरकार के हाथ में देने की कवायद। अगर संसद कोई पहल ना करे तो इससे उसकी छवि भी धूमिल होगी। संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 2018 में एससी और एचसी जजों के हटाने की शक्ति संसद में निहित है। लिहाजा अगर जज के खिलाफ जांच के बाद आरोप सही पाए जाते हैं तो भी उसे हटाना एससी के हाथ में नहीं होगा और अंततः संसद में जाना ही होगा। एक ऐसे समय में जब देश की सामूहिक चेतना उस घटना से उद्वेलित हो, संसद का एससी की जांच रिपोर्ट के इंतजार में बैठा रहना संस्था का भ्रष्टाचार के खिलाफ सहिष्णु होना माना जाता है। अच्छी बात यह है कि दो परस्पर विरोधी धाराओं में बटी राजनीति इस खास मुद्दे पर एकमत है। तभी तक किसी भी दल के नेता जज के पक्ष में नहीं बोला, ना ही किसी ने जज को राजनीति या संस्थाओं में आपसी लड़ाई का शिकार बताया है। हथियारबंद क्रांति का प्रोजेक्ट अब अपने खात्मे की ओर है। अभय कुमार दुबे। अम्बेडकर विवि दिल्ली में प्रोफेसर। 80 के दशक के आखिरी सालों में नक्सलवादी आंदोलन और उसके अंतर्विरोधों का अध्ययन करते समय मैंने अंदाजा नहीं लगाया था कि कभी इस आंदोलन के कुछ धड़े मिलकर एक माओवादी पार्टी भी बना सकते हैं। दरअसल माओ के विचारों से प्रभावित होने के बावजूद अधिकतर नक्सलवादी संगठन माओ के किसी बात की मौजूदगी से इनकार करते थे। दूसरे उस समय अनुमान लगाना भी नामुमकिन था कि हथियारबंद क्रांति का यह प्रोजेक्ट इतना जल्दी केवल 20 साल में खात्मे की कगार पर पहुंच जाएगा। शहरी विकास का सही तरीका। दैनिक जागरण। हितेश वैद्य लेखक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के पूर्व प्रमुख हैं। 5 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी बनने की भारत की अभिलाषा में स्थायी और समावेशी शहरी विकास की आकांक्षा एक अपरिहार्य तत्व है। ये आकांक्षा तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण परिवर्तन और सामाजिक असमानता से तत्काल निपटने से संबंधित है। इन जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए देश को कुशल प्लानरों और ऐसे पेशेवरों की जरूरत है जो पर्यावरण अनुकूल, सभी को समान अवसर देने वाले और सशक्त शहरी वातावरण को सार्थक दिशा देने की क्षमता के धनी हो। भारत में प्लानिंग एजुकेशन पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। शहरी विकास के परिदृश्य को नए नजरिए से देखना आवश्यक हो गया है। गुणवत्तापरक जीवन, पर्यावरण अनुकूलता और आर्थिक विकास के त्रिआयामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर फैसले और कार्य में उचित संतुलन और सटीकता चाहिए। शहरी नियोजकों को शासन, वित्त योजना, नवाचार, तकनीक में महारत हासिल करनी होती है। हमारे प्लानर सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा से प्रेरणा ले सकते हैं। सरस्वती ज्ञान की देवी है, लक्ष्मी समृद्धि की और दुर्गा शक्ति की। हमें शहरी नियोजन में इन्हीं गुणों को समावेश करना होगा। भारत के भविष्य निर्माण के लिए शहरी प्रबंधन शिक्षा एक महत्वपूर्ण निवेश है। हमारे हमारे पास एक बेहतर भारत की कल्पना और रूपरेखा है। बस ऐसे पेशेवरों को शहरी प्रबंधन के कौशल से निपुण बनाना है, तभी शहरी भारत 2.0 की भव्यता पूर्ण रूप से प्रकट होगी और हम भविष्य के शहरों को पुनर्परिभाषित कर सकेंगे। संकुचित संवेदना जनसत्ता। महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में फैसला देते वक्त अदालतों से घटना, तथ्य और प्रमाणों पर संवेदनशील तरीके से विचार करने की अपेक्षा की जाती है, मगर विचित्र है कि कई बार निचली अदालतें ऐसे मामलों में पूर्वाग्रह निर्णय सुना देती हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का एक नाबालिग के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में आया फैसला उसी का ताजा उदाहरण। अदालत ने इस संबंध में फैसला दिया कि संबंधित लड़की के साथ जो किया गया उसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता। उचित ही स्वतः संज्ञान लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर खेद प्रकट करते हुए इसमें संवेदनशीलता की कमी रेखांकित की है और न्यायाधीश की टिप्पणियों को असंवेदनशील एवं अमानवीय दृष्टिकोण वाला बताया है। यह किसी
यह बात किसी के गले नहीं उतर पा रही कि जब पॉक्सो कानून के में स्पष्ट रूप से किसी बच्चे के साथ गलत हरकतों को आपराधिक कृत्य माना गया है, तब कैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने संबंधित न्यायाधीश को न्यायिक विवेचन करते समय यह गंभीर दोष नहीं जान पड़ा। महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित कानून में तो उन्हें घूरने, गलत इशारे करने, पीछा करने आदि को भी आपराधिक कृत्य माना गया है। फिर उस लड़की के मामले में हर पहलू पर विचार क्यों नहीं किया गया? भारत और पीओके राष्ट्रीय सहारा। केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार की कश्मीर नीति अपनी गति पर है। इसका एक उदाहरण मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर दिखाई दिया, जब भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत पारवर्था नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जो उसे खाली करना होगा। पाकिस्तान किसी न किसी बहाने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसने कश्मीर का मुद्दा फिर उठाया था, जिसका भारतीय प्रतिनिधि के कड़े शब्दों में जवाब दिया। पारवर्था नेनी हरीश ने पाकिस्तान समेत विश्व बिरादरी को 22 फरवरी 1994 को भारतीय संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित उस प्रस्ताव की याद दिलाई, जिसमें यह दोहराया गया था कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था और रहेगा। वास्तव में भारतीय प्रतिनिधि हरीश की यह टिप्पणी संसद के किसी प्रस्ताव की प्रतिध्वनि है। कुछ दिन पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी लंदन में चैथम हाउस थिंक टैंक को संबोधित करते हुए कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान जम्मू कश्मीर से चुराए गए हिस्से की वापसी के बाद होगा, जो अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्जे में है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के निवासी पाकिस्तान सरकार के शोषण और जुल्म से परेशान है और पीओके का भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार ने पीओके और यहाँ के निवासियों को गुलाम बना रखा है। यहाँ के संसाधनों का इस्तेमाल पाकिस्तान के लोगों के लिए किया जा रहा है। सेना और पुलिस बल का जुल्म बढ़ता जा रहा है। यहाँ के लोग शोषण और अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए आंदोलनरत हैं। वास्तविकता यह है कि पीओके पाकिस्तान के बंधन से मुक्त होने के लिए झपटता आ रहा है। वहाँ संतोष की आग लगी हुई है। शायद ही कोई दिन आता हो जब पाकिस्तान सरकार और वहाँ की प्रांतीय सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन न होते हों, और हर बार पुलिस और सेना उनका बर्बरता से दमन करती है। यहाँ के कश्मीरी अच्छी तरह से समझने लगे हैं कि पीओके का भविष्य अस्थिर, अराजकताग्रस्त और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त पाकिस्तान जैसे देश के साथ नहीं, बल्कि भारत जैसे लोकतांत्रिक, स्थिर और आर्थिक रूप से मजबूत देश के साथ है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे से पीओके को भारत में वापस लाने के लिए नई दिल्ली को वैश्विक समर्थन जुटाना होगा। चिंता और मुद्दों का समाधान। हर्षरंजन। वक्फ संपत्तियां समुदाय के कल्याण के लिए होती हैं और यह कल्याण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या धार्मिक उद्देश्यों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि जमीन हड़पने, फर्जी दावों और राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा दुरुपयोग के मामले में चिंताएं बढ़ा दी हैं। गरीबों की मदद के बजाय इन संपत्तियों का इस्तेमाल अक्सर निजी लाभ के लिए किया जाता रहा है। यह नया विधेयक सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा की जाए और उनका इस्तेमाल इच्छा के मुताबिक किया जाए। स्वसुधारक को न्यायपालिका ना बोले। हिंदुस्तान। हर्षवंश दीक्षित, विधि विशेषज्ञ। देश का न्याय तंत्र फिर सवालों के कटघरे में नजर आ रहा है। अदालती कामकाज और आचरण से जुड़े विवादों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ओर न्यायमूर्तियों की नियुक्ति का विवाद है, तो दूसरी ओर कुछ न्यायमूर्तियों के आचरण पर आपत्ति है। तो तीसरी ओर उच्च न्यायालय के एक न्यायमूर्ति ने बलात्कार के आरोपियों को राहत देते हुए एक ऐसा अप्रिय या अनुचित फैसला सुनाया कि उसे सर्वोच्च न्यायालय पलटने को मजबूर हो गया। समय आ गया है कि हम उनकी नियुक्ति, स्थानांतरण तथा अनुशासन जैसे महत्वपूर्ण मामलों को न्यायिक परिवार के सीमित दायरे से बाहर निकालकर व्यापक बनाएं। नियुक्ति प्रक्रिया में समाज के ख्यातिलब्ध और असंदिग्ध सत्यनिष्ठा वाले लोगों को भागीदार बनाया जाए। जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों के चयन की समझ केवल न्यायाधीशों के पास ही हो। नजरिया व्यापक करने की जरूरत है। संविधान के तहत न्यायमूर्ति किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। ऐसा न हो कि न्यायमूर्ति समुदाय मिलकर अपना एक अलग वर्ग विशेष बना लें और न्यायपालिका में आत्म समीक्षा व सुधार के रास्ते बंद कर दें। ठीक इसी तरह न्यायमूर्तियों के फैसले से यह नहीं लगना चाहिए कि वह पुरुष वर्ग या किसी शक्तिशाली वर्ग के अनुकूल सोच रहे हैं। संविधान के तहत न्याय के मंदिरों में भी सभी समान और स्वयं न्यायाधीश भी शायद, तभी शिकायतों की लड़ी टूटेगी। धन्यवाद।